बहुत से बच्चे विद्यालय, घर एवं दोस्तों के साथ अलग-अलग भाषाओं में बातचीत करते हैं। इस वीडियो श्रृंखला का उद्देश्य शिक्षक-शिक्षिकाओं को निम्नलिखित पहलुओं को समझने में मदद करना है। किस तरह से अलग-अलग भाषाएं किसी जगह, लोगों के समूह एवं एक बच्चे को समझने के हमारे तरीके को आकार देती हैं। औपचारिक एवं रोजमर्रा के जीवन में बोली जाने वाली विविध भाषाएं कैसे बच्चों के स्वयं को अभिव्यक्त करने के आत्मविश्वास को आकार देती हैं। हमारे पढ़ाने का तरीका बच्चों के भाषा कौशल एवं विभिन्न भाषाओं के स्वतःस्फूर्त प्रयोग को किस प्रकार आकार देता है। अगर बच्चे की स्वाभाविक या घर की भाषा स्कूली भाषा से अलग हो, तो कैसे पूरे स्कूल को एकजुट होकर काम करना चाहिए। बहुभाषावाद के लिए स्कूल की संस्कृति का उद्देश्य शिक्षकों शिक्षिकाओं को इन विषयों के बारे में जानकारी देना है। बच्चों से सकारात्मक अपेक्षा रखना, सहयोग हेतु नेटवर्क विकसित करना, सफलताओं को साझा करना, शिक्षकों के बीच खुली चर्चाओं को प्रोत्साहन देना, स्कूल व्यापी पहल विकसित करना, रीडिंग कॉर्नर का निर्माण करना, विशिष्ट कार्य करने योग्य और भाषा के प्रति संवेदनशील प्रतिक्रिया देना, शिक्षकों के आत्मचिंतन के लिए समय सुनिश्चित करना, कक्षा की गतिविधियों में सभी बच्चों को शामिल करना। बहुभाषावाद के लिए स्कूल की संस्कृति के पहले मॉड्यूल में हम प्रत्येक बच्चे के स्कूल की गतिविधियों में पूरी तरह से शामिल होने के लिए आवश्यक सहयोगों के बारे में जानेंगे। इसके लिए इन कारकों को बढ़ावा देना जरूरी है। छात्रों से सकारात्मक अपेक्षा रखने की संस्कृति, नए शिक्षण विचारों को आजमाने की संस्कृति जो बच्चों की प्राकृतिक क्षमताओं और पूर्व ज्ञान का समर्थन करती हैं। एक सहायक स्कूल संस्कृति जहां शिक्षक आपस में सफलता की कहानियां साझा करते हैं और शिक्षकों और छात्रों के बीच खुली चर्चा को प्रोत्साहित किया जाता है। ये समझ कि शिक्षक वयस्क शिक्षार्थी होते हैं जिनका अधिगम अवसर और अनुभव पर निर्भर करता है। शिक्षकों को हर बच्चे की क्षमता पर विश्वास करना चाहिए ताकि बच्चों को खुद पर विश्वास हो। क्या आप नहीं मानती हैं माया जी? तुम दोनों इस परीक्षा में फेल हो गए। पहाड़े वाले प्रश्नों का हल करना तुम्हारे बस का नहीं है। हाँ, हर बच्चा सफलता हासिल कर सकता है अगर शिक्षकों और प्रशासकों को उसकी क्षमता पर विश्वास हो। तुम दोनों काफ़ी बुद्धिमान हो। गणित आसान है। शब्दों वाले सवालों में क्या पूछा जा रहा है, तुम्हें बस उस पर थोड़ा और ध्यान देने की ज़रूरत है। क्या सुनीता और तुम साथ मिलकर फिर से इसे हल करने की कोशिश कर सकते हो और कल मुझे दिखा सकते हो? सकारात्मक अपेक्षा रखने की संस्कृति उन बच्चों के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण है जो कक्षा में कमतर प्रदर्शन करते हैं, जो कक्षा में होने वाली चर्चाओं में हिस्सा नहीं लेते हैं, जो अनुपस्थित रहते हैं या अक्सर कम अंक प्राप्त करते हैं। मेरा मानना है कि नई अवधारणाओं को पढ़ाने और पाठ में उनकी रुचि को बढ़ाने के लिए बच्चों को उनकी घर की भाषाओं को स्कूल की भाषाओं के साथ मिलाने देना बेहतर है। दो खरगोश, एक था। हागरी, दो बकरी। एक बहुभाषी कक्षा में सभी भाषाएं शिक्षण और सीखने के समृद्ध संसाधनों के रूप में काम कर सकती हैं। भले ही बहुभाषावाद के सकारात्मक पक्षों पर सभी की राय एक जैसी न हो, मगर हमें यह सुनिश्चित करना चाहिए कि निर्णय लेने की प्रक्रिया में सभी विचारों का प्रतिनिधित्व किया जा रहा है। हाँ, हम सभी अपने बच्चों का भला चाहते हैं, मगर अक्सर हम बच्चों के लिए क्या अच्छा है बनाम वे क्या कर सकते हैं की बहस में उलझ जाते हैं। हाँ, उदाहरण के लिए
कुछ शिक्षकों को लगता है कि बच्चों में स्कूल की भाषा के ज्ञान में सुधार लाने का एकमात्र तरीका एक भाषी नियम है और बच्चों की घर की भाषाओं को कक्षा में नहीं लाया जाना चाहिए। यदि किसी स्कूल में एक भाषी नियम का महत्व लोकप्रिय है तो इस राय का सम्मान किया जाना चाहिए और शिक्षकों की बैठकों में इस पर चर्चा की जानी चाहिए। या एक राय ये हो सकती है कि कुछ बच्चों की क्षमता सीमित है या कुछ अवधारणाओं को समझना बहुत कठिन है। इस राय को भी शिक्षकों की बैठकों में शामिल करना जरूरी है। मुझे याद है कि मेरे शिक्षक प्रशिक्षण के दौरान अभ्यास सत्र के लिए मैंने अपनी कक्षा से पूछा था, चींटी से छोटा क्या है? मेरे सुपरवाइजर ने कहा था कि 5 और 6 साल के बच्चे इतने कठिन सवाल का जवाब नहीं दे पाएंगे, लेकिन उन्होंने दिया। एक ने लिखा चीनी, दूसरे ने लिखा टैल्कम पाउडर और एक ने नन्ही चींटी की तस्वीर भी बनाई थी। हाँ, परिवर्तन तभी संभव है जब सभी की राय को समान महत्व से सुना जाए। मेरा यह भी मानना है कि खुली चर्चा, सूचना सत्र, व्यक्तिगत रूप से सार्थक अनुभव और विचारों को अपने शब्दों में ढाल लेना ऐसे तरीके हैं जिनसे लोगों की राय विकसित और परिवर्तित हो सकती है। अगर हम सभी बच्चों को उनकी घर की भाषा में बोलने दें तो कक्षा में बहुत शोर होगा। हम कक्षा में अनुशासन कैसे बनाए रखेंगे? क्या आप जानते हैं कि जब से सुरेन ने उनकी मातृभाषा में आकाश को पहाड़ों पर आधारित गणित के सवाल समझाए हैं, तब से आकाश ऐसे प्रश्नों को बेहतर समझने लगा है? बच्चे पहले से ही अपने घर की भाषा जानते हैं। उनके माता पिता उन्हें कुछ नया सीखने के लिए स्कूल भेजते हैं, एक भाषा जिसे काम के क्षेत्र में इस्तेमाल कर सकते हैं। श्रद्धा बहुत प्यारी लड़की है, मगर चुपचाप सी रहती है। मैं सोच रही थी कि क्या उसे अपने घर और स्कूल की भाषाओं के मिश्रण में बुलाने की अनुमति देने से उसका आत्मविश्वास बढ़ेगा। बच्चे घर पर बात कर सकते हैं, स्कूल में शिक्षक को बात करनी चाहिए। स्कूल गाने और गपशप करने की जगह नहीं है, यह पढ़ने और लिखने की जगह है। परिवर्तन के कुछ क्षण अप्रत्याशित रूप से सामने आते हैं। जब मैंने पहली बार ताली बजाने की खेल के बारे में सुना था, जिसमें किसी शब्द को उसके ध्वनि के आधार पर तोड़ा जाता है, तब मुझे नहीं लगा था कि ये काम करेगा। लेकिन मैंने इसे अपनी भतीजी के साथ घर पर आजमाया और उससे मुझे अच्छी प्रतिक्रिया मिली। फिर मैंने इसे कक्षा में आजमाया। मेरा नाम माया है। माँ के लिए एक ताली और या के लिए दूसरी ताली। माया। मेरा नाम रेणुका है। रे के लिए एक ताली, नु के लिए दूसरी ताली और का के लिए तीसरी ताली। रे नु का। आकाश आकाश। चैत्र सुरेन सुरेन। चंदना। मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था। मैं स्कूली भाषा में शब्दावली को बेहतर बनाने के तरीकों से जूझ रहा था। फिर मुझे एक प्रशिक्षण कार्यक्रम में शामिल होने का मौका मिला, जिसमें दैनिक वस्तुओं पर बहुभाषी चार्ट बनाने का सुझाव दिया गया था। मैंने अपनी कक्षा को दलों में बांटा और प्रत्येक दल से उन चीज़ों का चार्ट तैयार करने के लिए कहा जिनका वे घर पर हर रोज इस्तेमाल करते हैं। उन्हें इन वस्तुओं के नाम स्कूल की भाषा के साथ साथ उन सभी भाषाओं में लिखने थे जिनसे वे परिचित थे। इस अभ्यास से बच्चों ने बहुत सारे नए शब्द सीखे। ये बहुत अच्छा विचार है। जिस तरह हम वयस्क शिक्षण के नए विचारों को सीखते हैं, वे नई भाषा सीखने वाले बच्चों के समान है। संसर्ग की मात्रा और गुणवत्ता हम सभी की मदद करती है। किसी स्कूल में बदलाव लाने का
एक अच्छा एवं प्रारंभिक तरीका है उन लोगों का एक समूह बनाना जो समान सोच रखते हैं। मैं जिस समूह का हिस्सा हूँ, वहाँ हम छात्रों की भलाई, उपलब्धियों में बाधाओं और उनकी सफलताओं जैसे विषयों पर चर्चा करते हैं। मैं सहमत हूँ। औपचारिक और विश्लेषणात्मक तरीके से छात्र की सफलताओं पर चर्चा करना महत्वपूर्ण है। स्कूल के गलियारों या स्टाफ रूम जैसी जगहों पर आते जाते इन विषयों पर चर्चा करने की तुलना में इसके लिए एक चर्चा समूह तैयार करना बेहतर है। घटनाओं, गतिविधियों या व्यवहार के दोहराव की पहचान कर हम किसी बच्चे को सफल होने में मदद कर सकते हैं। समूह चर्चा इनकी पहचान करने में हमारी मदद कर सकता है। जब हम एक बार ऐसा कर लेंगे, तब उसी सीख को हम अन्य बच्चों तक ले जा सकते हैं। आपके अनुसार एक बच्चे के जीवन में कौन से लोग रोल मॉडल होते हैं? मेरा ये भी मानना है कि किसी नए शिक्षण पद्धति की सफलता पर चर्चा करना फायदेमंद होता है। किसी विशेष शिक्षण योजना की सफलता का विश्लेषण करके इसके सकारात्मक पहलुओं का उपयोग हम पढ़ाए जाने वाले अन्य पाठों में कर सकते हैं। ये पुराने शिक्षण पद्धतियों को नए रूप में ढालने में मदद कर सकता है। एक सहायक स्कूल संस्कृति शिक्षकों, छात्रों और प्रशासन के बीच आपसी सहयोग को बढ़ाती है और यह सुनिश्चित करती है कि हर बच्चा, यहाँ तक कि वह भी जो स्कूल की भाषा से अपरिचित है, सफल हो सके। इस मॉड्यूल में हमने प्रत्येक बच्चे के स्कूल की गतिविधियों में पूरी तरह से शामिल होने के लिए आवश्यक सहयोगों के बारे में जाना। इसके लिए जिन कारकों को बढ़ावा देना जरूरी है, वे हैं छात्रों से सकारात्मक अपेक्षा रखने की संस्कृति, नए शिक्षण विचारों को आजमाने की संस्कृति जो बच्चों की प्राकृतिक क्षमताओं और पूर्व ज्ञान का समर्थन करती हैं, एक सहायक स्कूल संस्कृति जहां शिक्षण आपस में सफलता की कहानियां साझा करते हैं और शिक्षकों और छात्रों के बीच खुली चर्चा को प्रोत्साहित किया जाता है। ये समझ कि शिक्षक वयस्क शिक्षार्थी होते हैं जिनका अधिगम अवसर और अनुभव पर निर्भर करता है।